मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान के वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंध का अध्ययन कहलाता है। ये कह रहा है सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ये है मित्रों बायोलॉजी, ऑप्शन बी है बायोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है इथोलॉजी, ऑप्शन डी है हर्पिटोलॉजी। बताइए मित्रों। देखिए, सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों। ऑप्शन ए है बायोलॉजी, ऑप्शन बी है बायोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है इथोलॉजी, ऑप्शन डी है हर्पिटोलॉजी। बताइए मित्रों। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्रों। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जो जीवन के विविध संबंध का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बायोनॉमिक्स। क्लियर? आइए, और यहाँ अगर देखा जाए हर्पिटोलॉजी का अध्ययन जो होता है, इसमें सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है मित्रों? सरीसृप, रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स यानी सरीसृप का अध्ययन किया जाता है हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मोलस्का एवं इनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मोलस्का एवं इनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी जो मोलस्का होता है फाइलम, उसके जो एनिमल रहते हैं, उसका जो कवर्ड बना रहता है, कवर्ड तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उनके जो कवर्ड रहते हैं उसको अध्ययन जब किया जाता है, उस अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है कॉन्कोलॉजी, ऑप्शन बी है इथोलॉजी, ऑप्शन सी है हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन डी है ओरिन्थोलॉजी। बताइए मित्रों। मोलस्का एवं इनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहते हैं मित्रों? कॉन्कोलॉजी या इथोलॉजी या हर्पिटोलॉजी या ओरिन्थोलॉजी। मित्रों, यहाँ ऑप्शन ये सही है। उनके जो मोलस्का के एनिमल होते हैं, मोलस्का फाइलम के एनिमल, उनका जो कवर्ड होता है, उसका जब अध्ययन किया जाता है कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मित्रों कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और हर्पिटोलॉजी रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है। और ओरिन्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। क्या मित्रों? पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात बर्ड का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बर्ड का। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। मछलियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों का अध्ययन मित्रों किस शाखा के, किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन ए है इथोलॉजी, ऑप्शन बी है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी है नियोनेटोलॉजी। बताइए मित्रों। मछलियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इथोलॉजी, इक्थियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और नियोनेटोलॉजी। बताइए मित्रों। यहाँ से जो मछलियों का अध्ययन किया जाता है मित्रों, वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और नियोनेटोलॉजी के अंदर छोटे बच्चों का यानी शिशुओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? नियोनेटो में क्या होता है? शिशुओं का अध्ययन किया जाता है। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है द्विस्त्री
या डिप्लोब्लास्टिक जंतु किसे कहते हैं? द्विस्तरीय या डिप्लोब्लास्टिक जंतु किसे कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन ए है पोरीफेरा, ऑप्शन बी है नाइडेरिया, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो बताइए, द्विस्तरीय अर्थात डिप्लोब्लास्टिक जंतु किसे कहते हैं? पोरीफेरा को कहते हैं, कि नाइडेरिया को कहते हैं, कि प्रोटोजोआ फाइलम को कहते हैं, या ए एंड बी दोनों सही? मित्रों, यहाँ जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो पोरीफेरा भी होते हैं और नाइडेरिया भी होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ए एंड बी। नाइडेरिया जो फाइलम के जो सदस्य होते हैं वो भी क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विस्तरीय, इसमें दो लेयर होती हैं, सेल के द्विस्तर बने होते हैं। एक जो होता है बाहरी भाग को एक्टोडर्म, बाहरी त्वचा को एक्टोडर्म, और आंतरिक त्वचा को जो है भीतरी त्वचा को कह सकते हैं एंडोडर्म कहा जाता है। क्लियर? यानी किससे बना होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है। किनसे? एंडोडर्म। एंडो का मतलब आंतरिक भित्ति और एक्टो का मतलब बाहरी भित्ति। क्लियर मित्रों? तो ये किसमें होता है? द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक अर्थात जंतु किसे? पोरीफेरा और नाइडेरिया। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए सीलोमेट देह गुहा किस फाइलम में पाई जाती है? ए सीलोमेट देह गुहा किस फाइलम में पाई जाती है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन डी है नाइडेरिया। बताइए मित्रों, ए सीलोमेट जो देह गुहा पाई जाती है वो किस फाइलम में पाई जाती है मित्रों? प्रोटोजोआ में, या पोरीफेरा में, या प्लेटीहेल्मिन्थीज में, या नाइडेरिया में? तो मित्रों, ए सीलोमेट जो होते हैं इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर होते हैं वो ए सीलोमेट होता है, यानी उसमें सीलोम जो है ना के बराबर पाई जाती है, यानी सीलोम विहीन होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा स्यूडोसीलोमेट देह गुहा किसमें पाई जाती है? स्यूडोसीलोमेट देह गुहा किसमें पाई जाती है मित्रों? तो ऑप्शन ए है नाइडेरिया, ऑप्शन बी है नीमेटोडा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है पोरीफेरा। बताइए मित्रों, ध्यान से बताइए, स्यूडोसीलोमेट देह गुहा किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है नाइडेरिया, ऑप्शन बी है नीमेटोडा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है पोरीफेरा। तो मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। जो स्यूडोसीलोमेट पाया जाता है वो नीमेटोडा के मेंबर में पाया जाता है, यानी स्यूडोसीलोमेट जो पाया जाता है देह गुहा वो किसमें पाया जाता है मित्रों? नीमेटोडा में। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये कह रहा है यूसीलोमेट, यू माने ट्रू, यानी सत्य वाला, यहीं से चालू है। यूसीलोमेट देह गुहा किसमें पाई जाती है मित्रों? तो यूसीलोमेट ऑप्शन ए है नीमेटोडा, ऑप्शन बी है कार्डेटा, ऑप्शन सी है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी है पोरीफेरा। बताइए मित्रों, यूसीलोमेट जो देह गुहा पाई जाती है मित्रों वो किसमें पाई जाती है मित्रों? बताइए। यूसीलोमेट, सॉरी इसमें एक ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ था आर्थ्रोपोडा, दूसरा डालना है आर्थ्रोपोडा। क्या डालना मित्रों? आर्थ्रोपोडा। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है यूसीलोमेट जो देह गुहा पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? तो नीमेटोडा में, कि कार्डेटा में, कि सिलेंट्रेटा में, कि आर्थ्रोपोडा में? बताइए मित्रों, यहाँ यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो हमने लास्ट में लिखा आर्थ्रोपोडा में। ये जो है आर्थ्रोपोडा के मेंबर में यूसीलोमेट पाया जाता है, जबकि स्यूडोसीलोमेट नीमेटोडा में पाया जाता है और ए सीलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है मित्रों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है सब यूसीलोमेट देह गुहा किस जंतु में पाई जाती है? सब यूसीलोमेट देह गुहा किस जंतु में पाई जाती है?
ऑप्शन ए है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी है कार्डेटा, ऑप्शन सी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। देखिए मित्रों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सब यूसिलोमेट देह गुहा किस जंतु में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है मित्रों? ऑप्शन ए है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी है कार्डेटा, ऑप्शन सी है एकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो जो सब यूसिलोमेट मित्रों पाया जाता है वो कार्डेटा और एकाइनोडर्मेटा दोनों जंतुओं में, दोनों के मेंबर में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है, बी एंड सी। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कह रहा है यूसिलोमेटा देह गुहा की उत्पत्ति किससे हुई है, ओरिजिन किससे हुई है? यूसिलोमेटा देह गुहा की उत्पत्ति किससे हुई है मित्रों? तो ऑप्शन ए है एक्टोडर्म से, ऑप्शन बी है मीजोडर्म से, ऑप्शन सी है एंडोडर्म से, ऑप्शन डी है एक्टोमीजोडर्म से। बताइए मित्रों, यूसिलोमेटा देह गुहा की उत्पत्ति वर्जिन किससे हुई है? तो एक्टोडर्म से हुई है कि मीजोडर्म से हुई है कि एंडोडर्म से या एक्टोमीजोडर्म से? किससे हुई मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, और इसमें मीजोडर्म से हुआ है। इसकी उत्पत्ति किससे हुआ है? मीजोडर्म से हुई। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर विकसित जंतुओं की शरीर सममित कैसी होती है? सिमेट्री के आधार पर विकसित जंतुओं की शरीर सममित कैसी होती है? सिमेट्री कैसी होती है? ऑप्शन ये है रेडियल, विकसित जंतु पूछ रहा है, यही ध्यान देना। विकसित जंतुओं की शरीर सममिति कैसी होती है? रेडियल। ऑप्शन बी है बाइलेटरल सिमेट्री, ऑप्शन सी है ए सिमेट्री, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी, इसमें से सभी। बताइए मित्रों, सिमेट्री के आधार पर जो विकसित जंतु है उसके शरीर की जो सममिति होती है, जो सिमेट्री होती है, वो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है कि ए सिमेट्री होती है कि या इसमें से सभी आंसर? मित्रों, यहाँ जो जितने विकसित जंतु हैं उसमें जो है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, अर्थात द्विपार्श्वीय सममित कहा जाता है। क्लियर? बाइलेटरल का मतलब होता है कि जिसको अगर हम लोगों के सिर से यहाँ से काटा जाए तो आधा आधा दो भाग में बढ़ जाएगा, तो हम लोग कैसे सिमेट्री के हैं? बाय सिमेट्री। क्लियर? आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? कह रहा किस फाइलम के एनिमल में देह गुहा नहीं पाई जाती? कह रहा है किस फाइलम के एनिमल में देह गुहा नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन बी है सीलेंट्रेटा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। बताइए मित्रों, किस फाइलम के एनिमल में देह गुहा नहीं पाई जाती है, अर्थात सीलोम नहीं पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन ए है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन बी है सीलेंट्रेटा, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। मित्रों, इसमें सभी में देह गुहा नहीं पाई जाती है, अर्थात सीलोम नहीं पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी, सीलेंट्रेटा में भी, प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा में भी, बल्कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑल ऑफ दीज। यानी इसमें से सभी में, ये सभी फाइलम में जितने एनिमल आते हैं उसमें सीलोम नहीं पाई जाती है, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस इन सब में जो होता है इसमें सीलोम की कुछ मात्रा होती है, लेकिन फिर भी ए सीलोमेट होता है। इसी को कहा जाता है देह गुहा रहित। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा? कह रहा वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन की किस अवस्था से होता है? वास्तविक देह गुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन की किस अवस्था से होता है? ऑप्शन ए है एक्टोडर्म मित्रों, ऑप्शन बी है एंडोडर्म, ऑप्शन सी है मीजोडर्म, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। मित्रों, अभी हम इस टाइप का क्वेश्चन की ओर ये है थोड़ा सा हिंदी में परिवर्तन कर दिए,
थोड़ा मॉडिफाइड है, जबकि इसका ऑप्शन नंबर सी मित्रों सही होगा। मीजोडर्म से, भ्रूण की मीजोडर्म से यहाँ वास्तविक जो यूसिलोमेटा होता है इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ हमने आपको बताया भी। आइए मित्रों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं, जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है ओविपाइरस, ऑप्शन बी है विविपाइरस, ऑप्शन सी है जियोपाइरस, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। बताइए मित्रों, जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या है? ओविपाइरस, ऑप्शन बी है विविपाइरस, ऑप्शन सी है जियोपाइरस, ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। मित्रों, जो भी जन्म देता है बच्चों को, शिशुओं को, उसे वो विविपाइरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? विविपाइरस, या कह सकते हैं जरायुजी। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा किस लक्षण में स्पंज अन्य जंतुओं से भिन्न है? किस लक्षण में जो स्पंज होते हैं अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं? ग्लोमेरुलस सेल के कारण, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस सेल, ऑप्शन बी है कीप सेल, ऑप्शन सी है रेटिकुलेरिस सेल, ऑप्शन डी है फाइसिकुलेरिस सेल। बताइए किस लक्षण में स्पंज जो होते हैं, स्पंज वो अन्य जंतुओं से भिन्न होते हैं? तो कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो है कीप सेल्स पाई जाती है। स्पंज में कौन सेल्स? कीप सेल्स पाई जाती है मित्रों। कौन सेल्स पाई जाती है? कीप सेल्स। बाकी और जंतुओं में कीप सेल्स नहीं पाई जाती। क्लियर? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किसमें होता है या किसमें पाया जाता है? काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल होता है, आउटर कवर्ड होता है, स्केलेटन होता है, वो किसमें बना होता है? काइटिन का बना होता है। ऑप्शन ए है पाइला, ऑप्शन बी है इंसेक्ट, ऑप्शन सी है फ्रॉग, ऑप्शन डी है एलिगेटर। बताइए मित्रों, काइटिन युक्त जो बाह्य कंकाल बना होता है वो किसमें बना होता है? तो पाइला में बना होता है, इंसेक्ट में बना होता है, फ्रॉग में बना होता है, कि एलिगेटर में बना होता है? बताइए मित्रों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इंसेक्ट में कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है मित्रों? काइटिन का। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।